हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मनीषा। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एसएसटी की यानी सोशल साइंस की न्यू बुक आ गई है मार्केट में। तो इसमें आप देखिए, पहले क्या था ना कि बहुत सारे कई सारी बुक्स यानी आपकी 3 बुक हुआ करती थी। ठीक है, पिछली जो बुक्स थी तो वो अब हटाई जाएंगी। उनको हटाकर क्या है कि एक ही बुक में सारे कंटेंट यानी तीनों बुक्स के, जैसे ज्योग्राफी, सिविक्स और हिस्ट्री, सभी के जो है इस बुक्स में सारे कंटेंट डाले गए हैं एक ही बुक में। अब आपको 3-3 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही बुक में आपको सारे कंटेंट मिल जाएगा। तो देखिए, ये है बुक की शुरुआत। स्टार्टिंग में है परिचय, सामाजिक विज्ञान क्यों। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला टॉपिक है। पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो परिचय, सामाजिक विज्ञान की जरूरत क्यों है, ये हम पढ़ेंगे कि सामाजिक विज्ञान की जरूरत क्यों है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है कि हाँ, सबसे पहले है इसमें क्या है कि विषय क, ख, ग, घ और ड। ठीक है, इस प्रकार के आपको क्या दिए गए हैं, एक मिनट रुकिए। इस प्रकार के आपको टॉपिक दिए गए हैं कि विषय क पढ़ना पड़ेगा आपको, विषय ख पढ़ना पड़ेगा, विषय ग पढ़ना पड़ेगा और विषय ड पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट मैं इसे साइड में कहीं कर देती हूँ। विषय क, भारत एवं भूभाग एवं उनके निवासी। विषय ख, अतीत के चित्रपट यानी कि हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विषय ग, हमारी सांस्कृतिक विरासत, ज्ञान, परंपराएं। ठीक है, विषय घ है, विषय घ, ठीक है, शासन और लोकतंत्र। और विषय ड, हमारे आसपास की का आर्थिक जीवन। ठीक है, तो ये 5 विषय आपको दिए गए हैं, ये पांचों विषय आपको पढ़ने हैं। इन पांचों विषय में भी पहले क्या होता था ना कि आपको 3 बुक्स पढ़नी पड़ती थी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स की। लेकिन अब क्या है, एक ही बुक में आपको ये सारे के सारे चैप्टर्स इन बुक्स के पढ़ने को मिलेंगे। तो जैसे विषय ख है, तो विषय ख में आपको ये इतिहास है। ये 3 जो इसमें टॉपिक्स ये दिए गए हैं, तो ये इतिहास के दिए गए हैं आपको, हिस्ट्री के। तो इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। ठीक है, इंडिया, आर्थिक अर्थात भारत। ठीक है, तो यहाँ भारत के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ हिस्ट्री के समय रेखा के बारे में, टाइमलाइंस के बारे में पढ़ेंगे, भारत की सभ्यता का प्रारंभ। ये तीनों हिस्ट्री के ही टॉपिक्स हैं। तो देखिए, विषय क में क्या दिया गया है, स्थल, रूप एवं जीवन, महासागर एवं महाद्वीप, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। तो ये है ज्योग्राफी के कंटेंट, है ना, ज्योग्राफी के टॉपिक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको विषय घ में क्या पढ़ना है आपको, विषय घ में ये जो सारे एरो दिए गए हैं ना, ये आपको विषय घ में पढ़ने हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला ये है भाग, ये भाग आपको ये फर्स्ट भाग पढ़ना है, जैसे कि शासन। ठीक है, तो शासन में के बारे में पढ़ना है। अब शासन के भी इसमें देखो 2 भाग ये दे रखे हैं, भाग 2 है ये रहा भाग 2, और ये भाग 3 दे रखा है। ठीक है, भाग 2 में क्या है, ग्रामीण सरकार क्षेत्रों और स्थानीय सरकार के बारे में, यानी कि गांव की स्थानीय सरकार, ग्राम पंचायत, ये सब पढ़ना है। ठीक है, और नगरीय क्षेत्रों के बारे में, स्थानीय सरकार के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको, एक मिनट, और इसमें आपको और क्या पढ़ना है, इसमें आपको विषय ग के बारे में, विषय ग में क्या है, भारत की संस्कृतियां हैं। ठीक है, ये रही भारत की संस्कृति की जड़ें। ठीक है, विरासत और ज्ञान, परंपराएं, ये विविधता में एकता आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपके सिविक्स के टॉपिक, ये 2 हैं आपके। ठीक है, भारत की, ये है भारत की सांस्कृतिक जड़ें और विविधता में एकता, ये आपके 2 सिविक्स के हैं। ये सिविक्स है आपकी। ठीक है, एक मिनट में इसे मिटा देती हूँ। ये है आपकी सिविक्स। ठीक है, और इधर क्या है, इधर है आपका, ये है इकोनॉमिक्स। अब देखिए, पहले क्या था, 9th से इको शुरू हो रही थी, लेकिन अब 6th में ही आपके कुछ ना इको के टॉपिक्स डाले गए हैं। जैसे कि ये आपका पूरा जो सर्कल है ना, ये पूरा इको का है, ये इको का आपका सर्कल है पूरा।
तो इसमें आपके दो दो टॉपिक्स ऐसे दिए गए हैं, हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियां और कार्य का महत्व। ठीक है, आपको ये दिया गया है, तो ये पढ़ना है। आर्थिक गतिविधियां यानी कि धन से जुड़ा हुआ कोई भी धन से संबंधित हमें मामलों को पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से हमको इसमें सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में आपको इस बार पढ़ना पड़ेगा, अब जो नई पुस्तकें आई हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है। देखिए, इसमें सबसे पहले ये कंटेंट बताने के बाद आपको एक फिगर दिया गया है, जो कि आपका फिगर है ये एक फिगर दिया गया है। आपको इस फिगर को ना ध्यान से देखना है, ये जो आपको चित्र दिया गया है पूरा का पूरा, इसको ध्यान से देखना है। अब इससे संबंधित ना आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और वो क्वेश्चंस हैं ये देखिए, इस चित्र को बहुत ध्यान से देखना है और इससे संबंधित ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। ठीक है, ये लिखा गया है ना, ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। क्या आपने देखा? तो नंबर फर्स्ट पॉइंट है, झील में पानी कहाँ से आ रहा है? सड़क का निर्माण किसने एवं क्यों किया? इन छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोग क्या क्या गतिविधि करते होंगे? आप उनका क्या इतिहास रहा होगा? उनका क्या भविष्य है? ठीक है, आगे एरो देके लिखा हुआ है, आपने अपने उत्तरों को लिखिए एवं अपने साथियों के साथ इस पर चर्चा कीजिए। मतलब ये जो सीनरी है ना, ये जो सड़क है ये क्यों बनी है? ठीक है, ये झरने का पानी, ये जो झील का पानी है कहाँ से आया है? सड़क का निर्माण किसने किया? छोटे छोटे घरों में इनमें कौन रहता है? क्या गतिविधियां, क्या काम करते हैं वो यहाँ पर? कैसे खाते पीते होंगे? कैसे रहते होंगे? एक पेज पर इसमें बच्चों आपको लिखना है। ठीक है, क्या और क्या क्या सवाल आपके दिमाग में और आ रहे हैं, ये सारे सवाल आपको, ठीक है, लिखने हैं। उसके बाद आगे आ जाएंगे हम। ठीक है, ये था आपका नेक्स्ट पेज। तो आगे इसमें कुछ ज्यादा समझाने लायक है नहीं, इसलिए मैंने नहीं समझाया है। तो चलिए आगे देखते हैं इन क्वेश्चंस के बाद। ये रहा ऊपर दिए गए, एक मिनट, हाँ, ऊपर दिए गए हमारे प्रश्न सामाजिक विज्ञान से किस प्रकार संबंधित है? तो आपको देखना है कि सामाजिक विज्ञान, जो भी हमारे आसपास की चीजें दिखाई देती हैं, जो भी चीजें हम देखते हैं, जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाया गया था ऊपर, ठीक है, कि ये जो हमारे आसपास की चीजें हैं, पानी, पेड़ पौधे, यही तो सामाजिक विज्ञान है। तो इसमें कहा है कि आपने ऊपर दिए गए चित्र में क्या सामाजिक विज्ञान से संबंधित, किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, ऊपर दिया गया है चित्र। तो ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जल है, ठीक है, हमारे आसपास के रहने वाले लोग जो भी गतिविधियां करते हैं, यही सामाजिक विज्ञान है। यदि आप इसे नहीं समझ सके तो जल्दी ही इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर इस चित्र को नहीं समझ पाए तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस बात से सभी सहमत हैं कि यह समय मानव सभ्यता के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, एक तरफ तकनीक में तीव्र विकास, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी में कितना तेजी से विकास हो रहा है। ठीक है, हमारा भारत आज चांद पे पहुंच गया है, और आप देख रहे हो कि किस तरीके से आज टेक्नोलॉजी, सब एआई का जमाना हो गया है, हर चीज तुरंत आपको अवेलेबल है। ठीक है, रोबोटिक्स सब काम कर रहे हैं। तो ठीक है, तकनीक का बहुत तेजी से विकास हुआ है। ठीक है, पिछले कुछ सालों में, जैसा कि पहले कुछ नहीं होता था ऐसा, तो अब बहुत ही ज्यादा तेजी से विकास हुआ है, जिसने हमारी जीवन शैली में विभिन्न बदलाव किए हैं। दूसरी ओर इस समय संसार विभिन्न युद्धों, सशस्त्र संघर्षों और बढ़ते सामाजिक तनावों का सामना कर रहा है। आपको पता है, अभी कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ था। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हो कि बांग्लादेश में आज क्या हो रहा है। ठीक है, और हमारा भारत भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुछ युद्ध जैसी स्थिति में, या कुछ ठीक है, सांप्रदायिकता के तनाव से, है ना, कुछ मतलब जूझ रहा है हमारा भारत भी। ठीक है, अंदर ही अंदर। तो इस तरीके से युद्ध जैसी परिस्थितियां ना हर जगह पर बनी हुई हैं, एवं हमारे ग्रह के प्राकृतिक पर्यावरण, हमारे अगले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक मिनट। ये है आपका, इसके बाद नेक्स्ट पेज ये। ठीक है, इसके बाद ये हमारे देश के क्या था कि
ये रहा, एवं हमारे ग्रह के प्राकृतिक पर्यावरण पर भारी दबाव पड़ रहा है, क्योंकि अब देखो इतनी ज्यादा मात्रा में क्या है, पेट्रोल डीजल का यूज हो रहा है, इतने ज्यादा उद्योगों का विकास हो रहा है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है हमारे प्राकृतिक पर्यावरण पर। इतना मतलब पॉल्यूशन हो रहा है ना कि बहुत ही ज्यादा हमारी पृथ्वी जो है जूझ रही है, परेशान हो रही है, जिसके कारण, ठीक है, हम असाधारण संभावनाओं के युग में असामान्य चुनौतियों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। मतलब असाधारण तरीके से हम जीवन, और बहुत सारी चुनौतियां हैं हमारे सामने कि हम कैसे जीवन यापन कर रहे हैं आज। विश्व भर में अधिकाधिक लोग यह सोच रहे हैं कि मानवता के समक्ष आने वाली समस्याओं को किस प्रकार हल करें, हमारा समाज किस प्रकार शांति एवं समरसता के जीवन जीना सीखे, हम किस प्रकार से सुंदर ग्रह पृथ्वी हम सभी साझा करते हैं कि रक्षा न केवल अपने लिए अपितु इस पर रहने वाले सभी प्रजातियों के लिए करें। मतलब कहने का है कि जो भी हम पृथ्वी पर अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं ना, उसका बचाव केवल अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी, और यहाँ पर और भी जो प्रजातियां हैं, जीव जंतु, गाय, पेड़ पौधे, ठीक है, इन सभी के लिए हमें उनको बचा कर रखना है। अपनी पृथ्वी को इस तरीके से सुरक्षित रखना है कि इसको, और सुंदर रखना है कि इसको आगे आने वाली पीढ़ी तो यूज करे ही इसके संसाधनों को, जैसे कि पेट्रोल डीजल कोयला, ठीक है, और पेड़ पौधे, ठीक है, जीव जंतु भी हमारे लिए संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे धरती पे, और हम नहीं रहेंगे तो वो नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सभी, जैसे खनिज हो गए, ठीक है, अर्थ मतलब पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली जितनी भी धातुएं हैं, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, हमें इनको भी प्रजातियों के लिए बचा के रखना है, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा इन संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, इसलिए हमें अगली पीढ़ी के लिए भी इनको सेव करके रखना पड़ेगा। तो यह नेक्स्ट पेज, यह मौलिक प्रश्न, इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। यह मौलिक प्रश्न बहुत सरल है, परंतु इसके उत्तर उतने सरल नहीं है, यह सरल हो भी नहीं सकते, क्योंकि आपने देखा ये प्रश्न बहुत ही सरल है, हम कह तो बहुत आसानी से देते हैं कि हाँ हम सभी प्रजातियों के लिए या आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचा कर रखेंगे, लेकिन क्योंकि मानव समाज अधिक विविध एवं जटिल है, क्योंकि हमारा जो समाज है ना बहुत ही जटिल तरीके से आपस में एक दूसरे से जकड़ा हुआ है, गुथा हुआ है, बहुत ही विविध है। यहाँ पर हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई, हर प्रकार के लोग, गरीब अमीर, क्योंकि मानव समाज आपस में बहुत ही ज्यादा आपस में जुड़ा हुआ है और बहुत ही विविध है, डाइवर्सिटी है, यहाँ पर अनेक प्रकार के खान पान है, तो ये जटिल भी है। यदि हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजना एवं उज्जवल भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम इन प्रश्नों को खोजना चाहते हैं कि हम अपने भविष्य को किस प्रकार सुरक्षित कर सकें, या किस प्रकार संसाधनों का ज्यादा दोहन ना करें, किस प्रकार हम अपनी अर्थ को बचा सकें पॉल्यूशन से, या फिर ज्यादा से पेड़ पौधों को मतलब प्रजातियों को नष्ट होने से बचा सके, जानवरों को, जो कि आपको पता है कि टाइगर भी एक समय पर विलुप्त होते जा रहे थे, तो 1975 में क्या हुआ था कि टाइगर्स को भी 1975 में उनके लिए भी प्लान बनाया था कि टाइगर रिजर्व करना है, टाइगर रिजर्व प्लान आया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ना भविष्य के लिए, जैसे कि उस समय भविष्य के लिए सोचा कि टाइगर्स मरने नहीं चाहिए इतनी संख्या में, तभी तो उनको आज उनकी संख्या देखो हजारों में पहुंच गई है, ठीक है, उस समय केवल कुछ 100 में बची थी, ठीक है। तो इस तरीके से भविष्य के बारे में सोचा तो हम उसको सेव कर पाए ना। इसी प्रकार से हमें अपनी अर्थ को भी सेव करने के लिए सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम अर्थ को किस प्रकार बचा सकते हैं। तो आगे चलिए, आगे देखते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया ना। देखिए, अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी बात आपको किस प्रकार से कंटेंट चाहिए या कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके बारे में भी मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली लाइन पर चलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सामाजिक विज्ञान, भौतिक या रसायन विज्ञान की तरह कोई विज्ञान नहीं है, कोई विज्ञान है, किंतु ऐसा नहीं है कि यह विषय जहां तक संभव है वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि सामाजिक विज्ञान मतलब भौतिक है,
भौतिक यानी फिजिकल है, रसायन, केमिकल है, या फिर किसी तरह का कोई विज्ञान है, किंतु ऐसा नहीं है। यह विषय जहां तक संभव है वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है। मतलब सामाजिक विज्ञान भौतिकता और क्या नाम है, केमिकल, भौतिक, मतलब ये सारी चीजों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। ठीक है, सभी चीजों को सामाजिक विज्ञान अपने अंदर एक साइंस ही है, सामाजिक विज्ञान भी एक साइंस ही है, वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है। आप इस पाठ्य पुस्तक में कुछ उदाहरण देखेंगे, इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, लेकिन इसका केंद्र मानव समाज है। मतलब जो एग्जाम्पल आपको समझाए जाएंगे वो मानव समाज से, क्योंकि सामाजिक विज्ञान तो समाज से ही संबंधित है, तो मानव समाज के बारे में आपको इसमें एग्जाम्पल्स समझाए जाएंगे, जो स्वयं में इतना विविधतापूर्ण है कि विज्ञान की तरह निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाने और निश्चित परिणामों को प्राप्त करने की संभावना को छीन कर देता है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं मानव केंद्र बिंदु के, ये इतने ज्यादा विविधतापूर्ण हैं कि विज्ञान की तरह निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाने और निश्चित परिणामों को प्राप्त करने में विविधतापूर्ण है कि विज्ञान की तरह निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाने और निश्चित परिणामों को प्राप्त करने की संभावना को छीन कर देता है। ये इतना ज्यादा डाइवर्स है ना, कि जो हमारा मानव समाज है वो इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है इतनी इसमें, कि ये विज्ञान की तरह निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाने और निश्चित परिणामों को प्राप्त करने की संभावना को छीन कर देता है। तो इसमें अगर हम किसी भी मतलब परिणाम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे ना, इतने तरह के लोग हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कि हम उसमें ना परिणामों को प्राप्त नहीं कर पाते, जो भी हमें परिणाम चाहिए होते हैं। तो ये डाइवर्सिटी की वजह से बहुत चीजें ना रुक जाती हैं। कोई किसी भी चीज पर विवाद होता है और हम उनको उसके परिणामों को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि ये परिणामों को प्राप्त करने की संभावना को क्या कर देता है, छीन कर देता है। ठीक है, परिणामों को प्राप्त करने की संभावना को छीन यानी खराब कर देता है। डाइवर्सिटी की वजह से हम अच्छे रिजल्ट्स नहीं प्राप्त कर पाते। तो सामाजिक विज्ञान के कई उपविषय हैं, बहुत सारे इसके उपविषय यानी सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, जैसे कि भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, मनोविज्ञान इत्यादि। ठीक है, आपको इन शब्दों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आपको इन शब्दों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारे सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, इनमें से कुछ उपविषय का अध्ययन आप माध्यमिक स्तर पर करेंगे। मतलब इनमें से कुछ टॉपिक है ना, वो आपके अभी डाले नहीं गए हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ कि जैसे कि आपके में क्या है कि केवल अभी भूगोल डाला गया है। ठीक है, आपकी बुक में इतिहास डाला गया है, राजनीति विज्ञान के भी टॉपिक्स हैं, इकोनॉमिक्स के भी हैं थोड़े से टॉपिक, लेकिन समाजशास्त्र नहीं है, मानव विज्ञान नहीं है, पुरातत्व विज्ञान नहीं है। ये अपर लेवल पर आएंगे आपकी बुक्स में। ठीक है, तो आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है। ये आपको समझ में नहीं आएगा तो आपकी बुक्स में नहीं है। मानव विज्ञान भी नहीं है, ठीक है, पुरातत्व विज्ञान भी नहीं है, मनोविज्ञान भी नहीं है, तो आपको इतना नहीं पढ़ना है। ये आपके पास 9th 10th के बाद आएंगे, 9th क्लास के बाद आएंगे। तो अभी आपको भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के कुछ चैप्टर्स आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कुछ उपविषय का अध्ययन आप माध्यमिक स्तर पर करेंगे। मध्य स्तर पर हमने इस तरह का वर्गीकरण नहीं किया है। मध्य स्तर यानी 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास में। ठीक है, तो 6th, 7th, 8th क्लास में आपको इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसकी जगह हमने 5 प्रमुख विषयों का उपयोग किया है। आइए इस पर एक दृष्टि डालते हैं। 5 विषय आपको पढ़ने हैं। वो 5 विषय कौन कौन से हैं देखते हैं आगे। ठीक है, तो विषय क है, ये ख आ गया, सॉरी, विषय क है, ये रहा विषय क। ठीक है, ये विषय क है आपका। तो भारत एवं विश्व, आपको हमारे भारत, प्यारे भारत के बारे में पढ़ना है। वर्ल्ड में उसकी स्थिति कहाँ है, तो भूभाग एवं उसके निवासी। ठीक है, भारत का लैंड फॉर्म्स। ठीक है, भारत के निवासी। इस विषय में हमारे आसपास की भौगोलिक दुनिया, इस विषय में हमारे आसपास की भौगोलिक दुनिया की बुनियादी बातें एवं हमारे ग्रह की कुछ मुख्य विशेषताओं और उन्हें मानचित्र पर दर्शाने का तरीका शामिल है। मतलब कि हमारा जो प्यारा भारत है, देखिए मैं भारत
का मैप बना देती हूँ यहाँ पर छोटा सा, ठीक है। थोड़ा सा ये जैसा भी बने आप समझ जाना कि ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है। तो ये जो भारत की भौगोलिक दुनिया है, ये हमारे भारत की जो भी है भौगोलिक दुनिया जो है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रह की हमारे प्यारे भारत, मतलब भारत जिस ग्रह पर है, यानी कि हमारी अर्थ, ठीक है, अर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और प्लैनेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, ग्रह की कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में, जैसे कि ये ब्लू प्लैनेट है, हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। इसकी विशेषता है कि ये ग्रीन और हरी दिखती है, ग्रीन पेड़ पौधे हैं, ठीक है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। दिन और रात क्यों होते हैं, ये सभी हम विशेषताएं। और मानचित्र पर दर्शाने का तरीका, मानचित्र पर हम अपने भारत की स्थिति को देखेंगे कि यहाँ इसे कहाँ पर कैसे दर्शाया जाए, इसमें कौन से स्टेट कहाँ पर है, कोई कहीं, ठीक है, महाराष्ट्र, यहाँ इस तरीके से। यह विषय क्यों महत्वपूर्ण क्यों है? अच्छा, ये टॉपिक महत्वपूर्ण क्यों है कि भारत एवं विश्व, भारत को विश्व में कहां पर स्थित किया जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए भी टॉपिक है कि भारत की स्थिति पूरे विश्व में कहां पर है। जब हम मोबाइल पर शानदार मानचित्र प्राप्त कर सकते हैं, मोबाइल पर आप तुरंत कुछ भी सर्च करते हो तो क्या देखते हो कि वो तुरंत आपके सामने एकदम ओपन होके आ जाता है मानचित्र। आप जो भी मैप खोलेंगे तुरंत उसमें निकल के आ जाएगा, ठीक है। सुंदर सुंदर मानचित्र आपके उसमें आपको सीन हो जाते हैं। तो क्योंकि हम मोबाइल पर शानदार मानचित्र प्राप्त कर सकते हैं, वास्तव में यह विषय मानचित्रों से इतर भी चर्चा करता है। मतलब कि मानचित्रों के से ऊपर भी कुछ चर्चा करता है। ये जो विषय है मानचित्रों से आगे बढ़कर भी कुछ चर्चा करता है, मानचित्र के बारे में आपको समझाता है, मानचित्र के बारे में आपके चर्चा करता है। इस विषय के माध्यम से पता चलता है कि संपूर्ण इतिहास के दौरान मानव सभ्यता के फलने फूलने में भौगोलिक संरचनाओं का, ठीक है, भौगोलिक, एक मिनट, इस विषय के माध्यम से पता चलता है कि संपूर्ण इतिहास के दौरान मानव सभ्यता के फलने फूलने में भौगोलिक संरचनाओं, समुद्र, पर्वत, नदियां आदि ने किस प्रकार की भूमिका निभाई है। मतलब हमारा जो मानव इतिहास जो हमें पढ़ने को मिलता है, उसमें कहीं ना कहीं समुद्र, पर्वत, नदियां, इन सभी ने हमारे भारत को फलने फूलने में, यहाँ की सभ्यता को, जैसे आपको पता है सभी जगह का, महाराष्ट्र का अलग खान पान है, ठीक है, दिल्ली में तो सभी तरह का है, ठीक है, गुजरात में अलग तरह का खान पान है, आप जाते हैं जम्मू कश्मीर में, वहां पर ठीक है, वहां का अलग तरह का, तो सबकी वेशभूषा एक तरीके से डाइवर्सिटी, ठीक है, आपको मिलती है। तो इसमें कहीं ना कहीं, जैसे दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में अलग प्रकार की वेशभूषा है, अलग प्रकार की वहां पर खान पान है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं भौगोलिक, समुद्र, पर्वत, नदियां, इन सब चीजों ने क्या किया है कि मानव सभ्यता को फलने फूलने में बहुत ही योगदान दिया है, ठीक है। भारत के संदर्भ में यह विषय बताता है कि भारत की प्राकृतिक अवस्थितियों ने उसकी प्राचीन सभ्यता को किस प्रकार अनूठी पहचान प्रदान की है। मतलब कि भारत की प्राकृतिक अवस्थिति, जो भी भारत की प्राकृतिक अवस्थिति है, पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, तो उन्होंने भारत की प्राचीन सभ्यता को किस प्रकार एक अलग ही पहचान दी है कि भारत में आप देखते हो सबसे गर्म स्थान भी है यहाँ दक्षिण भारत में, ठीक है, और सबसे ठंडा यहाँ जम्मू कश्मीर में सबसे ठंडा प्लेस भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इससे भारत की एक अलग ही पहचान बनी हुई है, ठीक है।
तो आप देखते हैं यहाँ पे पठार, पर्वत, मैदान, इधर समुद्र है, समुद्र के आसपास का खान पान अलग होता है। ठीक है, तो ये जो भौगोलिक स्थितियां है ना, इन्होंने ही अलग प्रकार की भारत को पहचान दी है, डाइवर्सिटी दी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पर आप चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विषय ख। ख विषय क्या है? ये आपका ख विषय अतीत के चित्रपट, यानी कि हम इसमें पास्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पास्ट। अतीत के चित्रपट, चित्रपट यानी कुछ अतीत से संबंधित आपको चित्र या फिर पिछले बैकग्राउंड के बारे में आपको लेकर जाएंगे। चित्रपट, चित्रपट यानी कैनवास जैसा एक बड़ा टुकड़ा होता है। चित्रपट यानी कि एक कैनवास, कपड़े जैसा एक बड़ा टुकड़ा होता है। ठीक है, जिस पर चित्र एवं डिजाइन बने होते हैं। इस चित्रपट पर क्या बने होते हैं? चित्र बने होते हैं, डिजाइन यानी ड्राइंग बनी होती है। कभी कभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं ये? आप अगर इन चित्रों को देखेंगे तो आपको अपने पास्ट के बारे में पता चलेगा कि हाँ, हमारे पास्ट में। आप इतिहास की कुछ प्रीवियस बुक्स उठाकर देखना, उसमें जो भी चित्र होते हैं ना, उसमें आपको देखकर पता चल जाएगा कि हाँ, मुगलों के टाइम पर इस तरीके का पहनावा था, इस तरीके से लोग रहते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इतिहास के जो चित्रपट है ना, जो उनके चित्र हैं, वही आपको बता देंगे कि किस तरीके का पुराने के समय पे यानी कि इतिहास में खान पान या पहनावा या जो भी है, ऐतिहासिक चीजें बहुत कुछ व्याख्या करती हैं। तो इसे यहाँ पे थे हम, इसे आमतौर पर दीवार पर लटका कर रखा जाता है। इस चित्रपट में अतीत का चित्रण हम भारत के अतीत से करना आरंभ करेंगे। शायद आप यह सोच रहे हो कि अतीत को लेकर चिंतित क्यों होना चाहिए। वास्तव में यही वर्तमान को समझने की कुंजी है। क्योंकि अगर आप अतीत के बारे में समझ गए ना, तो आप आज के बारे में समझ जाओगे। अगर आपको आज के बारे में जानना है तो आपको अपने अतीत के बारे में जरूर जानना पड़ेगा कि आप क्या हो, पहले आप क्या थे, आपने किस प्रकार आजादी पाई, किस प्रकार आपने अपने भारत को आज जो जिस प्रकार का भारत है ना, वो कैसे बना, पहले वो किस प्रकार का भारत था। ठीक है, तो इन चित्रपटों की सहायता से भारत के अतीत से आप अतीत के द्वारा आप आज के भारत से कनेक्ट हो पाओगे। शायद आप यह सोच रहे हो कि अतीत को लेकर चिंतित क्यों होना, क्यों हम पास्ट के बारे में पढ़ें, क्यों, क्या जानने की जरूरत है भाई हमें पास्ट के बारे में, हमें क्यों जाने हम पास्ट के बारे में। वास्तव में यही वर्तमान को समझने की कुंजी है। अगर पास्ट को नहीं जानोगे ना, तो तुम आज के बारे में बिल्कुल नहीं समझ सकते कि आज हमारा भारत जिस प्रकार का दिखता है, क्या वो पहले ऐसा भारत था? नहीं, ऐसा नहीं था। आप अतीत के अपने भारत के मैप को निकाल कर देखना, उसमें बहुत सी चीजें आपको अलग दिखाई देंगी। ठीक है, अगर आप 500 साल पुराने मैप को निकाल कर देखोगे ना, उसमें बहुत ही अलग चित्र दिए गए होंगे। ठीक है, तो अध्याय आपको इसके बारे में अधिक स्पष्ट करते दिखेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो अतीत हमारी पहचान का मुख्य स्रोत है। जो अतीत है वही हमारी पहचान का क्या है? मुख्य स्रोत है। हम आज जैसे दिखते हैं, पहले किस तरह के हम दिखते थे, कैसे थे हम, किस तरीके से रहते थे, तो यही हमें अतीत हमें बताता है। सॉरी, मैं थोड़ा ऊपर पहुंच गई, एक मिनट। इस विषय में दिए गए अध्याय में आपको वास्तव में यही वर्तमान में समझने की कुंजी है, और इस विषय में दिए गए अध्याय में आपको अधिक स्पष्ट करते दिखेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो अतीत की पहचान का मुख्य स्रोत है। मतलब अतीत को ही पहचानना पड़ेगा हमें आज को समझने के लिए। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। अन्य शब्दों में कहें तो अतीत हमारे साथ है। ठीक है, आज भी अतीत हमारे साथ है। हम किसी भी चीज के बारे में यदि बात करेंगे तो हम उसमें कहीं ना कहीं अतीत को ढूंढ रहे हैं, अतीत के बारे में उसके बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दुर्भाग्य इस इतिहास केवल सुखद विकास यात्रा नहीं है, अपितु यह लोगों, सरकारों और शासकों द्वारा की गई गलतियों और उनके कारणों को समझने में हमारी सहायता करता है। इसको समझने के उपरांत ही आशा है कि हम इन गलतियों को दोहराने से बचेंगे। मतलब पुराने समय पर ना शासकों के द्वारा, ठीक है,
किसने कौन सी गलती करी जो आज हम उन गलतियों को ना करें, कौन से शासक ने, ठीक है, मुगलों के समय पे क्या कुछ गलत हुआ, क्या कुछ हमारे मौर्य काल में गलत हुआ जो हमें आज ना करें। हम अतीत के बहुत सारी गलतियों से आज को सुधार सकते हैं और इन गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं। तो आगे आगे अगला टॉपिक ग जो हमको पढ़ना होगा इस बुक में, ठीक है, वो है टॉपिक ग, विषय ग, हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं। हमारी संस्कृति के बारे में अब हम पढ़ेंगे। प्राय ऐसा माना जाता है कि भारत की संस्कृति अत्यंत समृद्ध एवं प्राचीन है। हमारी संस्कृति हजारों लाखों सालों से हमारी संस्कृति एक विरासत के रूप में चली आ रही है, ठीक है। आने वाले समाज, आने वाली पीढ़ी के द्वारा ये हस्तांतरित की जा रही है, ठीक है। यह सत्य भी है, परंतु इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, क्या इसकी क्वालिटीज हैं कि हमारी संस्कृति की जो कि इतनी समृद्ध है, ठीक है। तो इसके मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं, भारतीय इतिहास में यह किस प्रकार प्रकट हुए, मतलब संस्कृति कहाँ से आई, कैसे हमारी संस्कृति बनी। संस्कृति में क्या, हमारा इतिहास, ठीक है, हमारी खान पान, हमारी वेशभूषा, यही क्या होता है, ये हमारी संस्कृति होती है, ठीक है। हमारी वेशभूषा, खान पान, इतिहास और हमारे, ठीक है, इस तरीके से हमारे ग्रंथ, हमारा जो भी आज हम देख रहे हैं अपने आप को बदला हुआ, यही हमारी संस्कृति है। भारतीय इतिहास में यह किस प्रकार प्रकट हुए और हमारे समय की समस्याओं को सुलझाने में किस प्रकार सहायक होंगे, ठीक है। ये समस्याओं को सुलझाने में हमारी किस प्रकार, ठीक है, प्रकट होंगे। यह कुछ प्रश्न है जिनका अन्वेषण इस विषय में किया जाएगा, ठीक है, किया जाएगा। इनका उद्देश्य होगा कि प्रत्येक विद्यार्थी हमारी सभ्यता की नींव को समझे एवं उसके मूल्यों की प्रशंसा करे। सभी बच्चों को हमारी सभ्यता को समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम अपनी सभ्यता को नहीं समझेंगे तो हम अज्ञानी रह जाएंगे। हमें उसकी नींव को, कहाँ से हमारी सभ्यता चली आ रही है, ठीक है, तो आज हमें उनको समझना पड़ेगा। विषय घ, शासन और लोकतंत्र। अब ये आ गया आपका पॉलिटी वाला टॉपिक, ठीक है। तो विषय घ में आपको शासन और लोकतंत्र से संबंधित आपको पढ़ना पड़ेगा। तो प्रत्येक देश के, अभी ये आपको बताया जा रहा है कि बुक में कंटेंट क्या क्या है, आपको किस प्रकार से क्या क्या आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर चैप्टर शुरू नहीं हुए हैं, ठीक है। तो कहीं आप सोच रहे हो कि ये चैप्टर्स है, नहीं, चैप्टर नहीं है, ये हम बुक के बारे में रिवाइज कर रहे हैं कि बुक में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो प्रत्येक देश के नागरिकों को उस देश की राजनीतिक कार्यप्रणाली की समझ होनी चाहिए। हमें अपने देश में पॉलिटिक्स किस तरीके से काम करती है, पॉलिटिशियंस किस तरीके से काम करते हैं, उनकी कार्यप्रणाली को हमें समझना होगा, ठीक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाली विस्तृत शासन प्रणाली अपनाई गई है। क्योंकि पता है आपको, हमारा भारत जो है सबसे ज्यादा संख्या, चीन के बाद हमारा भारत ही है, लेकिन अब तो चीन को भी पीछे छोड़ दिया हमारे भारत ने। तो सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे भारत का है। और जैसे कि भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो यहाँ के विभिन्न स्तरों पर जो भी सरकारें काम करती हैं, वो विस्तृत शासन प्रणाली यहाँ पर अपनाई गई है। मतलब सबसे बड़ी विस्तृत वाली शासन प्रणाली यहाँ अपनाई गई है हमारे भारत में, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषताएं एवं घटक क्या हैं, ठीक है, इसके घटक क्या क्या हैं, इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं, ठीक है, इसकी क्वालिटीज क्या क्या है हमारी शासन प्रणाली की, ठीक है। इसकी क्वालिटीज पढ़ेंगे हम। उसके अधिकार क्या हैं एवं उसके कर्तव्य, धर्म क्या हैं, मतलब पॉलिटिक्स किस प्रकार से चलाई जानी चाहिए, क्या कर्तव्य होने चाहिए पॉलिटिक्स के, कि हमें जैसे गोपनीय रखना है बातों को, सरकार की बहुत सी बातें जो है पॉलिटिशियंस को गोपनीय रखनी होती हैं, ठीक है। तो क्या अन्य देशों में भी अलग प्रणाली, मतलब हमारे भारत की तरह प्रणाली अपनाई जाती है या अलग अपनाई जाती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम इसमें। ठीक है, प्रणाली अपना, यदि हाँ तो वे कौन सी हैं,
मतलब अगर हमारे जैसी प्रणाली कहीं पर अपनाई जा रही है तो वो कौन सी जगह है, विभिन्न देश आपस में किस प्रकार संपर्क स्थापित करते हैं, ठीक है, आपस में देश जो आपस में बात करते हैं, कोई भी बात यहाँ से दूसरे देश में पहुंचती है तो वो कैसे आपस में संपर्क स्थापित करते हैं, इस विषय का अध्ययन कर हम अधिक जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे। तो अगर हम इस टॉपिक को पढ़ लेंगे ना, शासन प्रणाली के बारे में, ठीक है, कि भारत का शासन एवं भारत का लोकतंत्र, इसके बारे में यदि हम पढ़ लेंगे तो हम एक जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे और यह भी समझ सकेंगे कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार कार्य करते हैं। जैसे कि आपको पता है सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और संसद, ठीक है। तो ये तीनों अंग किस प्रकार कार्य करते हैं, साथ ही हमें प्रभावित करने वाली स्थानीय और राष्ट्रीय नीतियों पर अपना वक्तव्य प्रभावी ढंग से रख सकेंगे। मतलब स्थानीय और राष्ट्रीय नीतियां, जितनी भी हमारे नीतियां बनाई जाती है ना, राष्ट्रीय नीतियां अलग बनाई जाती हैं और स्थानीय सरकारें, स्थानीय नीतियां अलग बनाई जाती हैं, लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है, और नेशनल गवर्नमेंट। तो हम उस पर भी वक्तव्य प्रभावी ढंग से रख सकेंगे, मतलब उसके बारे में भी हम अच्छे से किसी से भी चर्चा कर सकेंगे। अगर हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे तो हम किसी के आगे खड़े होकर अच्छे से बात कर पाएंगे इन टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब आ गए हम विषय ड के ऊपर, ठीक है। विषय ड हमें क्या क्या सिखाएगा। विषय ड, हम आ गए विषय ड पर। ये रहा विषय ड, हमारे आसपास का आर्थिक जीवन। हमारे आसपास का आर्थिक जीवन। अब आर्थिक, आर्थिक तो आपको पता ही है, आर्थिक मतलब है अर्थ, अर्थ माने धन, यानी जो भी धन से संबंधित एक्टिविटीज होगी, ठीक है, जो भी धन से संबंधित एक्टिविटीज होगी हम इसमें उसको पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी परिवार में, चलो स्टार्ट करते हैं, कोई भी परिवार दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं जैसे प्राथमिक स्तर पर भोजन, वस्त्र, आश्रय, जल की उपलब्धता एवं द्वितीय स्तर पर वयस्कों के लिए आजीविका और युवाओं के लिए शिक्षा के बिना खुश नहीं रह सकता। कोई भी व्यक्ति है ना, ये जो बेसिक नीड्स है ना, इनके बिना मतलब खुश नहीं रह सकता अगर उन्हें नहीं मिले तो। अगर आपको कपड़े नहीं मिलेंगे, अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे, क्या आप खुश रह पाओगे? नहीं। क्या आपको अच्छा घर, चलो कोई बेकार टूटी फूटी झोपड़ी मिली, ढंग का घर नहीं मिलेगा, आप खुश नहीं रह पाओगे। अगर आपके पास साफ पानी नहीं होगा, बीमार रहोगे डेली, तो कैसे खुश रहोगे? ठीक है, तो बेसिक नीड्स ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। द्वितीय स्तर पर वयस्कों के लिए आजीविका और युवाओं के लिए शिक्षा, मतलब आज हमारी बेसिक नीड्स हो गई हैं शिक्षा। अगर हमारे पास शिक्षा नहीं है ना, तो मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से सभी देश तरक्की कर रहे हैं ना, तो हमारे भारत के देश को, भारत के युवाओं को भी बहुत ही तरक्की करने की, यानी कि बहुत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का उनको हक है। और अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी तो आगे चल के कुछ नया प्रोड्यूस कर पाएंगे, कुछ नया टेक्नोलॉजी निकाल पाएंगे। जिस प्रकार से सभी देशों में तकनीकी का तीव्र स्तर से विकास हो रहा है, ठीक है। तो बिना कोई भी देश सामंजस्य ढंग से उन्नति नहीं कर सकता। अगर हमारे पास पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, हमारे पास ये सब नहीं होगा, तो हम क्या नहीं कर सकते, ठीक है, सामंजस्य ढंग, सॉरी, हाँ, बिना कोई भी देश सामंजस्य ढंग से उन्नति नहीं कर सकता। परंतु भारत जैसे विशाल देश में अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करती है? हमारा देश उन्नति नहीं कर पाएगा अगर आपके पास फूड नहीं होगा, ठीक है, आपके पास क्लॉथ्स नहीं होंगे, आपके पास हाउस नहीं, होम नहीं होगा रहने के लिए, ठीक है, तो आप भी अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, तो आप भी हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता। परंतु भारत जैसे विशाल देश में अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करती है, मुद्रा वास्तव में क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, किन किन आर्थिक गतिविधियों में लोग शामिल होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक एवं मानव संसाधन का किस प्रकार सर्वाधिक उपयुक्त प्रबंधन किया जा सकता है। यह विषय प्रमुख अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को निर्धारित करेगा जो हमें इन प्रश्नों का उत्तर खोजने में सहायक होगा, ठीक है।
तो आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा कि अगर आप किस तरीके से देश को प्रोग्रेस कर पाओगे, अपनी अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करती है, मुद्रा वास्तव में क्या है, मतलब मनी को कैसे यूज किया जाए, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, मनी को किस किस आर्थिक गतिविधियों में लोग शामिल होते हैं, मतलब कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि धन कमाने के लिए लोग जिनमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ज्यादा रुचि लेते हैं, प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का किस प्रकार सर्वाधिक उपयुक्त प्रबंधन किया जा सकता है, मतलब पेट्रोल, डीजल, कोयला और जितने भी खनिज होते हैं जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, अयस्क, ठीक है, इन सभी का किस प्रकार से सर्वाधिक उपयुक्त प्रबंधन, कैसे इनका अच्छे से हम मैनेजमेंट कर पाएंगे, मतलब प्रबंधन कर सकते हैं कि उसको आगे आने वाले समय में बिल्कुल खत्म होने से बचाया जा सके। ठीक है, यह विषय कुछ प्रमुख अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को निर्धारित करेगा जो हमें इन प्रश्नों का उत्तर खोजने में सहायक होगा। ठीक है, तो इस बुक में हमें इन प्रश्नों का उत्तर खोजने में अगर हम पढ़ेंगे तो इनका सहायक होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो आगे पढ़ेंगे। आपने देखा कि पिछले अनुच्छेद में कई प्रश्न हैं, यह ठीक उसी प्रकार के हैं जैसा इन्हें होना चाहिए। मतलब कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि हमारे सामने होने चाहिए ताकि हम उनके बारे में समझ पाएं, उनके आंसर निकाल पाएं या उनके बारे में आगे हम कुछ डेवलप कर पाएं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान भी सही प्रश्न पूछने की कला के विषय से संबंधित है। अगर हम सही प्रश्न पूछेंगे तभी हम उनके उत्तर ढूंढ पाएंगे। तो सामाजिक विज्ञान में सही प्रश्नों को खोजा जाता है। ठीक है, जब हम सही प्रश्न पूछते हैं तभी सही उत्तरों को खोज सकते हैं। इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय की शुरुआत महत्वपूर्ण प्रश्न से की गई है। इस पुस्तक में हर जगह पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उस क्वेश्चंस के आंसर अगर बच्चे अपने दिमाग में डेवलप कर पाएंगे, यानी कि वो इन फ्यूचर कुछ ना कुछ आगे अच्छा अपने देश के लिए करेंगे, अपनी पृथ्वी के लिए करेंगे, अपने समाज के लिए करेंगे। तो इसलिए उन प्रश्नों को इसमें लिखा गया है, डाला गया है बच्चों के लिए। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। भूगोल से संबंधित अध्यायों में शतरंज के खेल और कुछ प्राचीन तमिल कविताएं आपको रुचिकर लगेंगी। भूगोल में जब भी आप पढ़ते हैं तो उसमें शतरंज से संबंधित खेल और कुछ तमिल कविताएं हो सकता है आपको अच्छी लगे। सांस्कृतिक विरासत वाले अध्याय में साड़ी के उपयोग पर चर्चा की गई है, मतलब साड़ी कहाँ पर कैसी प्रकार की साड़ियां पहनी जाती हैं। ठीक है, तो ये संस्कृति के बारे में आपको पहनावे के ऊपर चर्चा की गई है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था केंद्रित अध्याय में सेवा की अवधारणा और त्योहारों का वर्णन किया गया है। अर्थव्यवस्था के अध्याय में त्योहारों का वर्णन किया गया है। त्योहार कहाँ पर कैसे वो मनाए जाते हैं, ठीक है, उनका वर्णन किया गया है। ऐसा जानबूझकर किया गया है। हम विभिन्न क्षेत्रों के समस्त पहलुओं को एक साथ लाने में विश्वास करते हैं। ठीक है, तो हम विभिन्न पहलुओं को एक साथ लाने में विश्वास करते हैं, मतलब सारे के सारे समस्त पहलू है ना एक साथ आएंगे तभी आपका दिमाग भी ज्यादा ब्रॉड तरीके से सोच पाएगा, बहुत ज्यादा अच्छे से उस पर विकास कर सकेगा। इसे बहुविषयकता कहा जाता है, मल्टी डायमेंशनल कहा जाता है। मतलब सभी चीजों को जब हम एक साथ मिलाकर सोचते हैं ना तो उसे मल्टी डायमेंशन कहा जाता है, जिसे यानी बहुविषयकता, तो जिसे आप बाद में पढ़ेंगे। यह हमारे दृष्टिकोण को समृद्ध करता है, हमारे दिमाग को, हमारी सोच को, समझ को बढ़ाता है। वास्तव में जब जीवन अनगिनत तत्वों का मिश्रण करता है ना, बहुत सारी चीजों को मिलाता है, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इस चीज की समझ हमारे अंदर पैदा करता है। ठीक है, अब तक यह स्पष्ट हो गया होगा कि सामाजिक विज्ञान वर्तमान को समझने के लिए एवं बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए अतीत का निरंतर उपयोग करता है। यह अन्वेषण पूर्व
पूर्ण एवं रोमांचक कार्य है। तो सामाजिक विज्ञान क्या है, आपको अभी तक इसका रियलाइज हो गया होगा कि सामाजिक विज्ञान जो है हमारे वर्तमान को समझता है, आज हम क्या हैं, क्यों हैं, पहले क्या थे, निरंतर अतीत को बताता है, ये हमारे अतीत का निरंतर उपयोग करता है, हमने क्या गलतियां पुराने समय पर करी थी, अपने पास्ट में की थी, जो हम आगे आने वाले समय में ना करें। ठीक है, तो और अपने बेहतर भविष्य, अपनी गलतियों को बेहतर करके कि आगे हम उन गलतियों को ना करें तो हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। ठीक है, यह अन्वेषण मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो आपका तरीका है, यही एक रोमांचक कार्य है। ये जो आप समझ गए ना कि पुराने समय की गलतियों को हम आगे भविष्य में सुधार पाएं, मतलब उन गलतियों को करें ही ना कि हमारा भविष्य बेटर रहे, तो यही अन्वेषण पूर्ण कार्य है और रोमांचक कार्य है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस अध्याय में आपने बहुत सारी चीजें सीखी। ठीक है, जैसे कि आपको शुरू में ही बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक पूरा कंटेंट खत्म होता है। इस कंटेंट में हमने ये सामाजिक विज्ञान क्यों आपने देखा था, ये सारे मैंने आपको समझाए थे। ठीक है, ये सारे आपको बताए थे सामाजिक विज्ञान के 5 विषय, और ये 5 विषय हमने बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़े हैं। ठीक है, कि हमें इस बुक में क्या क्या पढ़ना है, विषय क, विषय ख, विषय ग, घ और ड। ठीक है, इनके अलग अलग सब टॉपिक्स हैं, इन्हें हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे इन सब टॉपिक्स को। तो यहीं पर मैं विदा लेती हूँ। ठीक है, इस टॉपिक से, इस अध्याय से। चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि इस बुक का चैप्टर नंबर 1 होगा, लेसन 1। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम उसको पढ़ेंगे। बाय बाय।